गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 5 अगस्त है। आज हम 4 अगस्त के पीआईबी के आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। और देखो, आपका सवाल था कि सोलर के अंदर जो एक साल के अंदर, मैंने यही बताया था कि पिछले एक साल के अंदर इंडिया है वो सेकंड स्थान पे है, कि पिछले एक साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी की है। उसके अंदर इंडिया सेकंड स्थान पे, ये सरकार ने बताया था। और फर्स्ट स्थान पे यही बताया मैंने, चाइना है। और ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो उसके बाद में इंडिया है वो थर्ड के ऊपर आता है। वो बात आपकी सही है। हो सकता है कि जैसे मतलब उसके अंदर पीआईबी आर्टिकल के अंदर नहीं दे रखा था, आप एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको बताया था, आप अच्छे से वीडियो के अंदर यदि देख रहे हो तो। फिर उसके बाद में एक पीसीएस वाला, जो मैं लास्ट वाले जो आर्टिकल होते हैं वो यूपी पीसीएस के लिए होते हैं। लगभग पीसीएस जो आरएस वगैरह ये छोटे एग्जाम है उनके लिए होता है। और देखो, उनके लिए आपको दोनों साथ में करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पॉसिबल है आपके लिए करना तो आप करिए। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। और देखो, यदि आप एक तरफ हो तो डेडिकेटेड हो तो अच्छे से वहीं बने रहो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और फिर देखो कि जैसे ये जो शॉर्ट नोट वगैरह बना रहे हो तो इतना लंबा यदि आपके लिए हो रहा है तो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप बार बार यदि रिवाइज करोगे चीज़ों को तो वो शॉर्ट नोट्स हैं वो याद रहेंगे। जितना शॉर्ट आप रखोगे उतना अच्छा है। देखो, 365 दिन होंगे, उसके अंदर से मुझे लगता है मिनिमम 250 दिन तक ये क्लासें होंगी। इतने इससे ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होने वाली, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रख देते हैं और बाकी मिक्स वगैरह करके वैसे चलता ही है। तो इतना ज़्यादा क्लासेस नहीं होने वाली हैं। वीक के अंदर 5 क्लासेस तो होती हैं आपकी। और रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें याद रह जाएंगी। शॉर्ट के अंदर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारी चीज़ें आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा रिवीजन वाले मोड के अंदर यदि कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उनको भी छोड़ना तो है ना। आज देखो, काफ़ी सारे आर्टिकल हैं इसके अंदर, 2-3 आर्टिकल आपको रिवीजन वाले भी मिल जाएंगे, तो इनके अंदर भी आप छोड़ सकते हो। तो देखो, अभी 15 अगस्त के लिए हमारा फ्रीडम 20 कोड चल रहा है। और अब बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे। हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मेंटरशिप के प्रोग्राम है। तो धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, ये करवा रहे हैं, आपको पता है 4 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से ये करवाते हैं मेंटरशिप। और देखो, तिगड़म है, सी सेट है। इस बार सी सेट बहुत ज़्यादा एक रोड़ा बना हुआ था यूपीएससी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट है तो सी सेट की वजह से रह गए थे। तो आपको सी सेट से थोड़ा सा अभी अभी से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए श्रवण सर हैं, इन्होंने ये आईएफएस के अंदर सेलेक्टेड हैं, 2 बार सेलेक्ट हुए हैं और आईआईटी बीएचयू से पास आउट है। तो इनको मैथ्स ऑप्शनल भी है इनका। तो मैथ्स इनसे अच्छा तो शायद ही कोई पढ़ा पाएगा। जो दूसरे एसएससी वाले भी इस तरीके से तैयारी करते हैं, स्पेशली इनके लिए ही, तो यूपीएससी के लिए करवाने वाले हैं, वही आपको अच्छे से करवा सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, हिंदी लिटरेचर है, श्याम सर हैं। आप देखो कि सारे जो टीचर्स हैं वो कम से कम इंटरव्यू दिए हुए हैं या कोई सिलेक्टेड हैं। ये इस बार सिलेक्शन हो रखा है इनका, श्याम सर का। तो हिंदी लिटरेचर है, इनके द्वारा मेंटरशिप करवाई जा रही है। और देखो, कॉम्बो कोर्सेज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। तो बहुत ही कम कोर्स रुपए के अंदर है ये कोर्सेज। और आप जाके हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, वहाँ पे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलिंग टीम के नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई डाउट है तो। अब देखो, आज पहला आर्टिकल है, ये तिलन और पाम ऑयल इसके उत्पादन के लिए है। अब देखो, तिलन है और पाम ऑयल है। पाम ऑयल का क्या होता है कि लगभग 55 से 60% हम आयात पे निर्भरता करती रहती है हमारी। पाम ऑयल की आयात पे निर्भरता रहती है, 55 से 60% हम आयात करते हैं। और तिलन है, तिलन के अंदर भी हम काफ़ी सारा आयात वगैरह करते हैं। तो ये मतलब टोटल जो खाद्य तेल है इसकी बात कर रहा हूँ, कि खाद्य तेल के अंदर ये 55 से 60% है। और पाम ऑयल के अंदर तो थोड़ा शायद कम होगा। तो देखो, अभी क्या है कि यूपीएससी के अंदर पहले मोटे अनाज पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस के अंदर। और मेंस के अंदर अब मुझे लगता है कि इस बार जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वो तिलन और ऑयल पाम है इनके ऊपर, या फिर दलहन, इन दोनों के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में अलग अलग किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि इनके लिए मिशन वगैरह है वो अभी लॉन्च हुआ है। तो पिछले साल हुआ था हालांकि, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। और देखो, तो अभी इसके अंदर क्या है कि ऑयल पाम वगैरह के अंदर प्रोडक्शन वगैरह कितना चल रहा है ये सब बता रखा है। तो देखो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है, नेशनल ऑयल पाम मिशन है, एक तो ये है तिलन के लिए। ठीक है, एडिबल ऑयल है, और उसके लिए ये ऑयल सीड है उसके लिए है। तो ये देखो, 2025 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 2025 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और 2022-23 का डेटा दे रखा है कि इतना उत्पादन था, 39 मिलियन टन पहले उत्पादन था। और अभी 2030-31 तक का टारगेट रखा है 69.7 मिलियन टन है, ये हमने टारगेट रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण वगैरह की, मतलब किस तरीके से सरकार बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे बीज है तो बीजों का अच्छा, जो हाई यील्डिंग बीज है तो उनको वो लेके आए, टेक्नोलॉजी है उनको लेके आए। और फिर ना सीड बैंक टाइप में इस तरीके से बनाए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ इसके अंदर बता रखी है। एफपीओ वगैरह का गठन होगा। फिर सहकारी समितियां हैं उनके द्वारा प्रबंधन वगैरह किया जा रहा है। फिर उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं वो निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और कृषि पद्धतियां हैं, जो अच्छी कृषि पद्धतियां हैं तो उनके लिए किसानों को प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जा रहा है। और सीड हब वगैरह बनाने, विशिष्ट बीज हैं तो उनके लिए भंडारण इकाइयां वगैरह ये स्थापित की जा रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास हैं वो सरकार के द्वारा
ये तिलहन के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मेंस के अंदर है तो उसी हिसाब से आप है ना इनको याद रखोगे और पॉइंट उस हिसाब से बना के चलोगे। फिर उपलब्धियां हमारे काम की नहीं है कि लगभग ऐसे याद रखना 40 मिलियन से ज्यादा हमारा अभी उत्पादन हो चुका है, जो 39 था इसको 43 मान लो अभी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तिलहन के लिए। फिर जो ऑयल सीड के लिए, अब ऑयल पाम के लिए भी है आगे। खाद्य तेल की आयात की स्थिति, टोटल खाद्य तेल है तो उसकी आयात की स्थिति है, तो ये इतना परसेंटेज है ना, इतना लाख टन हम आयात करते हैं, और पाम ऑयल का आयात है तो वो इतना है, ठीक है। ये टोटल है, टोटल मैंने आपको बताया 55 से 60, ये सर्वे का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर था, तो 46.77% है, ठीक है। तो ये टोटल ये परसेंटेज है पाम ऑयल के लिए कि इतना हम आयात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑयल पाम है तो ये हम इंडोनेशिया हो गया और मलेशिया हो गया, लगभग ज़्यादातर आयात है वो यहाँ से करते हैं। और सोया तेल है तो वो हम ब्राज़ील, अर्जेंटीना यहाँ से ना आयात करते हैं, तो ये सब खाद्य तेल के अंदर ही आता है। तो अब देखो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है ऑयल पाम के लिए। अब ऑयल पाम के लिए ये पुराना है, ये वो पीछे वाला जो था ऑयल सीड के लिए वो 2025 के अंदर था, और ये 2021 के अंदर ये मिशन शुरू किया गया था, और ये 15 राज्यों के अंदर शुरू किया गया था। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये 2 पॉइंट हो गए, ये स्पेशली जो मिशन वगैरह है इनके बारे में। और अंदर आप लिख दोगे कि अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस वगैरह, अंतर्वर्ती फसलें वगैरह हैं, 4 साल के पीरियड के दौरान इनपुट सहायता, ये सारी चीज़ें आप लिख सकोगे कि किसानों को ना सहायता वगैरह दी जा रही है, कि इनपुट के लिए जैसे यंत्र वगैरह, सिंचाई मशीन, नर्सरियाँ वगैरह, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली। ये क्या है कि ऑयल पाम है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार वगैरह जैसी जगह हैं, वहाँ पे इनकी है ना संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पे इनकी वो प्रसंस्करण मिल वगैरह ये स्थापना की जाएगी। अब देखो, जो उसके अलावा देखो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा जो किसानों को वाइबिलिटी गैप फंडिंग टाइप में, जैसे मतलब पैसा है ना जो उनको मार्केट के अंदर उतना नहीं मिल रहा है, तो उसके बीच का जो पैसा होता है वो सरकार दे देगी बीच के अंदर, तो वाइबिलिटी गैप पेमेंट वगैरह ये सरकार देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन दोनों के लिए हो गई, और आपको मेंस के लिए स्पेशली इसको ध्यान रखना है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये एमएसपी है, और सभी फसलों पे एमएसपी है। देखो अभी संसद के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि आप सभी फसलों पे एमएसपी देने के लिए आप क्या विचार कर रहे हो, तो उस पर सरकार ने कहा है कि एमएसपी है तो वो हम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग योजनाएं हैं उनके द्वारा भी दे रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या सीखना है, प्री के लिए है, और एमएसपी है तो वो कहाँ कहाँ से सरकार कौन कौन से केंद्रों के द्वारा, जैसे एफसीआई है, ठीक है, उसके अलावा एनसीसीएफ है, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो वो कौन कौन सी दे रही हैं, किस किस पे दे रही हैं। देखो आपको पता है एमएसपी है वो 22 फसल है उनके ऊपर दिया जाता है, और ये एफआरपी है, एफआरपी के ये है गन्ने के लिए, वो दिया जाता है, ठीक है, एक फसल ये हो गई। उसके अलावा फिर उसके बाद में सरकार क्या कहती है कि हम कम से कम, स्वामीनाथन आयोग था उसकी सिफारिशें मानते हुए सरकार कहती है कि हम कम से कम 1.5 गुना, मतलब जितनी उनकी लागत हो रही है उसके ऊपर से 50% जोड़ के, और उतना हम एमएसपी निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। और उसके बाद में अब देखो ये है प्री के लिए, आपके लिए फैक्चुअल चीजें आएंगी अभी थोड़ा सा। देखो अनाज और मोटे अनाज, ठीक है, वैसे तो एमएसपी के अंदर ही दिया जाता है, और इसका जो भंडारण है वो एफसीआई करता है, ठीक है, एफसीआई करता है। भंडारण का मतलब है कि खरीद वगैरह, और अन्य निर्दिष्ट जो राज्य एजेंसियां हैं वो करती हैं, ठीक है। या तो एफसीआई करेगा, या एफसीआई किसी को बोलेगा राज्यों को कि आप ये एजेंसी है, तो उनको बोलेगा कि आप भी कर सकते हो, तो राज्य सरकार की जो एजेंसी है वो भी करती हैं। तो ये अनाज और मोटे अनाज के लिए है। फिर दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए, इसके अंदर क्या होता है कि पीएम आशा है, एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान है, ठीक है। तो उसके अंदर प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, उसके अंतर्गत है ना इसकी किया जाता है। और खरीद कौन किसके द्वारा की जाती है, ये नेफेड है, एक तो नेफेड है और एनसीसीएफ है, ये संस्थाएं इनके द्वारा इनकी खरीद की जाती है। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये फैक्चुअल है जो रेड के अंदर मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में कपास और जूट के लिए, कपास को देखो ये है कि सीसीआई करता है। फिर जूट के लिए जूट वाला हो गया, जूट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ठीक है। और फिर एमएसपी है उस पे की जाती है, ठीक है, ये एमएसपी पे ही करते हैं, वो तो आपको पता ही है। ये कपास और जूट है वो एमएसपी के अंदर ही आती है। अनाज, मोटे अनाज, दलहन वगैरह की ना बहुत सारी दलहन वाली चीजें भी आती हैं, वो सब है ना एमएसपी के अंदर ही आती हैं, ये अलग से। बस इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। एफसीआई हो गया, फिर नेफेड और एनसीसीएफ किसके लिए, दलहन तिलहन के और कोपरा के लिए है। फिर उसके बाद में सीसीआई है ये, और जेसीआई है ये, ठीक है। उसके बाद में एक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन चल रहा है, ये है 2030-31 तक है, ठीक है, दलहन के अंदर आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए है। तो ये क्या है, नेफेड और एनसीसीएफ है, इसकी नोडल एजेंसी, ये हमने पहले बात कर ली है। अब देखो शीघ्र खराब होने वाली फसलें हैं, जैसे मतलब कृषि सब्जी वगैरह हो गई, ये सब हो गई, और बागवानी जो फसलें हैं वो एमएसपी के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है, एमएसपी के अंदर नहीं आ रही है, तो उसके बजाय सरकार क्या कह रही है कि हम प्राइस सपोर्ट सिस्टम है उसके तहत नहीं आएंगी, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, MIS है। यदि क्या है कि मार्केट के अंदर जैसे आपको पता है कि सब्जी वगैरह किसी की दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मतलब मान लो कि प्याज के दाम है वही बढ़ गए, तो सरकार इंटरवेंशन करती है, ये स्कीम है। उसके द्वारा क्या करती है सरकार, खुद खरीदती है फिर उसके बाद में उनको बेचती है, या फिर ना कालाबाजारी पर रोक लगाने का प्रयास करती है। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इसके द्वारा सरकार इसकी खरीद करती है। फिर कार्यप्रणाली जब बम्पर वगैरह होती है तो उस टाइम पे यही बात आ रखा है कि डिस्ट्रेस सेल से बचाती है। अब सीजन से MIS में किए गए प्रावधान, देखो एक तो इस बार क्या है कि MIS है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, तो इसके अंदर क्या है, इस बार जो पिछले साल के अंदर 2024-25 के अंदर सीजन था तो उसके अंदर 52 भुगतान योजना थी। ये 52 भुगतान है, वैसे तो मध्य प्रदेश की थी स्पेशली, तो फिर उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी इसको अपना लिया था, और इसको ही जैसे मतलब PDS कहते हैं, प्राइस डेफिशिएंसी कहते हैं, तो PDPS है शायद, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस डेफिशिएंसी है कि किसान है यदि कम रुपए के अंदर फसल अपनी बेचते हैं तो सरकार क्या कहती है कि बीज का जो मार्जिन रहता है, जितने के अंदर उन्होंने निर्धारित किया था उसके बीज का मार्जिन है वो सरकार खुद पे करेगी। अब टॉप फसलें, इसके लिए भी सरकार इसके अंदर लेके आ गई कि मार्केट के अंदर इंटरवेंशन वगैरह करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, फार्मर्स की जो आय सुरक्षा के लिए ये सारी स्कीम है, ये अलग अलग प्रोक्योरमेंट एजेंसीज वगैरह हैं वो करती हैं। ठीक है, ये बता रखा है। इसमें समझने वाली चीजें थी, रटने वाली कुछ नहीं थी, ऊपर वाली 2-3 एजेंसीज वगैरह थी, उनको आपको रटना है बस। ठीक है, रटना क्या, वो दलन वाला स्पेशली उनको ही ध्यान रखना बस। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है ICR है। इसने क्या है, जीनोम संबंधी महत्वपूर्ण शोध से बेहतर अरहर की किस्में। देखो अब जो दलन वाला जो आपको पता है कि मिशन चल रहा था, तो उसके अंदर अरहर किस्म है, तो उसके विकास के लिए बहुत योगदान होगा कि यदि ये जीनोम सीक्वेंसिंग है तो ये यदि सक्सेसफुल हो जाती है, मार्केट के अंदर आ जाता है ये चीज। अब देखो ICR है, इन्होंने अनुक्रम के आधार पे टेलोमेयर T2T संदर्भ जीनों से बना हुआ। अब देखो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये DNA है और ये DNA है, ये क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब गुणसूत्र कहते हैं इसको। हाँ, तो ये क्या है, ये जो नोड होते हैं, इनके लास्ट के जो नोड होते हैं इनको कहते हैं टेलेमोर, टेलोमेर, टेलोमेर। ये टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, और ये टी पॉइंट है। अब क्या है कि सरकार जो मतलब ये एजेंसी है ICR है, तो इसने क्या किया कि एक टेलेमोर से लेके, ये पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जानकारी, जो जीन सीक्वेंसिंग के अंदर जानकारियां होती हैं उसके अंदर बहुत सारे जीन वगैरह या फिर इसकी संरचना वगैरह किस तरीके से बनी हुई है। अब इससे क्या होगा कि जो आय सुरक्षा है, या फिर आप देखो कि पोषण सुरक्षा है, कि पोषण के अंदर बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर क्या क्या चेंजेस किए जा सके, जिसमें क्या है कि ये जलवायु, यदि बारिश वगैरह नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर आप देखो सूखा वगैरह, या फिर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह हो रहा है, उस टाइम पे भी ये अरहर की फसलें हैं, उनको इसको जीन को यदि समझ लेंगे उसके बाद में ऐसी फसलों का विकास करना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने एक जीन सीक्वेंसिंग टाइप में इसमें कर ली है कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरा जीन का पता लगा लिया है। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं इसको। तो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो कर ली है, और वो भी बिना टूटे हुए। कि मतलब ये क्या है कि एक छोटे छोटे पार्टों के अंदर होता है, देखो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये बने रहते हैं, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इन सबको सबको जैसे मतलब कि ये वाली है, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, अब इसको ये बीच में छोटी छोटी जो पॉइंट है इनको ये ना पढ़ा जाता था पहले, लेकिन अब क्या है कि इन्होंने बिना किसी इंटरवेंशन के इसको भी पढ़ लिया है और इसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो सारी सूचनाएं थी, जो जीन सीक्वेंसिंग थी, वो सब कुछ ना इन्होंने पढ़ लिया है ICR ने, तो उसके बारे में ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से समझा है हमने, T2T का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो इस जो किस्म है तो उसका नाम रखा हुआ है, अरहर की जो किस्म है ये इन्होंने बनाई है, तो उसका नाम है आशा। ठीक है, ये भारत का पूर्ण रूप से एनोटेटेड टेलोमेयर से टेलोमेयर T2T का मतलब आप समझ गए थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने भी डेटा है वो सारा कुछ है ना इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा इन्होंने पता कर लिया है, और अरहर की एक नई किस्म बनाई है। अब देखो जीनोम स्वीकृति, जो वर्ल्ड लेवल पे जीनोम की सीक्वेंसिंग होती है वो एजेंसी है, तो उस पर भी इनको मान्यता मिल गई है। और ICR है, उसका योगदान है इसके अंदर। 2011 के अंदर इसका शुरू किया गया था, दलहन की जो अरहर की फसल थी उसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया, फिर 2017 में थोड़े से और प्रयास किए गए, और अब इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है आशा, किस्म का नाम है। ठीक है, तकनीकी और वैज्ञानिक तथ्य क्या है, ये देखो इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, वो हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस जो T2T की वाली बात थी वो आपने समझ लिया है। उसके अलावा देखो इससे लाभ क्या होंगे, जलवायु अनुकूल हो गया, अधिक उपज हो गई, पोषण से भरपूर होगा ये, जीन की खोज वगैरह, आणविक प्रजनन वगैरह आप कर सकते हो इससे। अरहर की फसल है तो वो और अलग अलग जगह, जैसे मतलब सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, और जैसे कश्मीर के अंदर भी अलग टाइप में आप ना अरहर की यदि दलहन की खेती खेती करने चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो।
फिर जीन एडिटिंग वगैरह है, इन सब के लिए क्या है राष्ट्रीय संसाधन टाइप में ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखो दलहन वाला जो ये था मिशन था, तो उसके अंदर क्या है, ये 2025-26 से है दलहन वाला, ठीक है। और ये क्या है कि ये 35 मिलियन टन इतना करना इसका टारगेट है, 35 मिलियन टन। और तिलन वाला कितना था, 9, तिलन वाला 35 है ये, और वो था 69, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और तिलन वाला एक बार कंफर्म कर लेना, ये 2025 तो शायद दलहन वाला है, तिलन वाला 2025 से नहीं है जहां तक, ठीक है, वो आप एक बार कंफर्म कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश के अंदर है, आप देख सकते हो इसको, मैं हट जाता हूँ। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, इसके बारे में है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में। पहले क्या है कि ये सरकार ने अभी तो लॉन्च कर दिया है, और पहले क्या है कि बन गई थी स्वदेशी तरीके से, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन थी वो भारत ने बनाई थी, उस टाइम पे हमने देखा था इसको। अब क्या है सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया है, इसलिए है। और इसको क्या है कि एक जूनोटिक डिजीज है, ये नहीं होती है, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि जानवरों से इंसान के अंदर ये नहीं फैलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक वैक्सीन वगैरह है, तो इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसके अंदर तो और कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली प्रिवेलेंट है, ये हम देख चुके हैं पहले ही। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम मणिपुर इस तरफ है थोड़ा। फिर स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, ये वैक्सीन हो गई। फिर घरेलू और जंगली सुअर, इन दोनों को प्रभावित करती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, असम के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में MA104 ये सेल लाइन है, तो इसका लाइव एटेन्यूएटेड जीवित क्षीणित ये टीका है। इसका मतलब है कि वायरस का जो स्ट्रेन होता है, उसको बहुत ही कमजोर तरीके का जो स्ट्रेन होता है उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो सुअर है उसकी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है। और बॉडी है एंटीबॉडी टाइप में बना लेती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो वो ज़्यादा हो जाती है उसकी, उसके बाद में। और जब स्ट्रेन यदि वापस से हमला करता है, तो उस टाइम पे उसके हमले का जो शिकार होता है, तो वो इतना ही फर्क नहीं पड़ता है उसको, तो क्योंकि वो पहले ही एंटीबॉडी वगैरह बना चुका है, तो इसके लिए ये लाइव एटेन्यूएटेड है, इसको यूज में लिया जाता है। अब ASFV जीनोटाइप है, जैसे मतलब कोविड के अलग अलग स्ट्रेन थे, उसी तरीके से ASFV जीनोटाइप है, ये इसका स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसका वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया है। भाई जिसके खिलाफ लड़ना है उसी का तो यूज में लिया जाएगा, तो ठीक है। तो इसी का यूज में लिया जा रहा है, और इसी के खिलाफ लड़ाई के लिए, ठीक। ये थोड़ा सा स्ट्रेन लाइन है, सेल लाइन है ये, और ये स्ट्रेन वाला, ये दोनों चीजें देख लेना एक बार। अब अब क्या है कि 8 सप्ताह से अधिक आयु का यदि सुअर होगा उसके खिलाफ होगा, ये कौन कौन से, ये इतना डीप के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना डीप के अंदर जाएगा। कि 8 वीक के अंदर है, इंट्रामस्कुलर मतलब मस्कुलर के अंदर लगेगा, ठीक है, स्किन के अंदर नहीं, अंदर लगेगा, 14 दिन के अंदर बूस्टर वगैरह लगेगी, ये सारी चीजें हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो वियतनाम है, इसके अंदर भी पहले से ही लाइसेंस प्राप्त एक टीका वगैरह था, लेकिन उसमें क्या है कि निजी जो कंपनी है उनको पेटेंट अधिकार प्राप्त था, और वो थोड़ा महंगा था। अब ये वाला जो टीका है जो इंडिया ने डेवलप किया है, ये सस्ता होगा, मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होगा और सस्ता होगा, ठीक है। तो इसके विपरीत भारत वाला टीका है, ये सेल लाइन का ये उपयोग कर रहा है, इसलिए ये ईजी होगा, ठीक है। अब कि देखो इसके यूज वगैरह है तो मृत्यु दर वगैरह कम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको पता है कि ये एक व्यावसायिक तरीके से चल रहा है कि सुअर का पालन वगैरह, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये अंतर्राष्ट्रीय बादलदार चीता बादलदार का मतलब है क्लाउडेड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड है। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पाया जाता है। और ये एक मतलब लेपर्ड की तरीके से ही होता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा उससे तेज होता है, थोड़ा हल्का होता है उससे, जो नॉर्मल लेपर्ड हम देखते हैं, नॉर्मल चीता देखते हैं, उससे थोड़ा सा हल्का होता है। और उसके अलावा चीता नहीं, जैसे मतलब तेंदुआ टाइप में ही मानो ये। और उसके ऊपर क्या है धब्बे वगैरह, ये क्लाउड के टाइप में होते हैं, तो इसके लिए इसको क्लाउडेड कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही होता है ये। और ये क्या है, जैसे मतलब ये शायद वल्नरेबल श्रेणी के अंदर है, वल्नरेबल है, और इसका शिकार वगैरह वैसे किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वल्नरेबल श्रेणी के अंदर है अभी, ठीक है। IUCN की एक बार थोड़ा सा वापस चेक कर लेना, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसी वल्नरेबल ही होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और जैसे ये क्या है कि पेड़ों के ऊपर उल्टा लटक के इस तरीके से, चीते जैसे आप देखते हो कि पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये वहाँ पे भी चीता नहीं है, लेपर्ड है, लेपर्ड का मतलब यही है, ठीक है। चीता नहीं कहेंगे वैसे इसको तो तेंदुआ टाइप में है ये। तो क्या है कि ये वल्नरेबल हो गया। फिर उसके बाद में एक चीज़ और बता रहा था मैं, हाँ, ये पेड़ों के ऊपर लटकने लटकने वाला और इस तरीके से भी होता है कि तेंदुआ तो क्या है कि थोड़ा सा चढ़ जाता है, थोड़ा बहुत ही कर पाता है, लेकिन ये तो उल्टा उल्टा तरीके से चढ़ना, या फिर वहाँ पे उल्टा लटकना, ये बहुत सारी चीज़ें करतब दिखा सकता है ये, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके संरक्षण के लिए एक कार्य योजना वगैरह बनाई गई है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। तो ये आप देख लो। अब इसमें देखो, पहली बात तो ये कार्य योजना वगैरह, इसके अंदर भागीदार कौन है, ठीक है।
योजना की पृष्ठभूमि क्या है? भारत सरकार हो गई, फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है और यूएनडीपी है। ये तीन तीन लोग मिलके इसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ये आपको पता है। और इसके अंदर 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्र हैं, उनके अंदर गलियारा वगैरह इस तरीके से बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे कंजर्वेशन रिजर्व टाइप में है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व टाइप में है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वहां पे है ना इनका संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे, वहां पे गलियारे वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एकीकृत वन्य जीव आवास विकास है। जैसे मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्यों को कुछ पैसा वगैरह देना और ये सब है ना, उनके हैबिटेट के लिए, जो वाइल्ड लाइफ है उनके आवास के लिए, सुरक्षा के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं शायद। इसके अंदर 22 स्पीसीज को रखा गया है, जो स्पेशली जिन पे ध्यान दिया जाता है कि उनकी रिकवरी वगैरह किया जाए, उनको अच्छा किया, मतलब उनकी रिकवरी करके और उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उसके लिए। तो इसके तहत इनको शामिल किया गया है, इन दोनों स्कीम के तहत है ना इसको शामिल किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कोई काम का नहीं है कि उनकी क्षमता निर्माण, एम स्ट्रिप्स वगैरह का भी यूज में लिया जा रहा है, इनकी ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज में लिया जा रहा है। जैसे सर्वे करना, ऑक्यूपेंसी जेनेटिक्स का यूज में लेना, ईडीएनए का यूज लेना, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उनका यूज में लिया जा रहा है। ये ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यदि स्टेटमेंट टाइप में आता है, ये प्री के अंदर ही आएगा, मेंस के लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट टाइप में आता है तो आप इनको तो ओके कर ही सकते हो कि हाँ ईडीएनए हो गया, एम स्ट्राइप्स का भी इसके लिए यूज में लिया जा रहा है, जो बाघ वगैरह के लिए लिया जाता है। अब सामुदायिक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसके लिए भी यूज में हो रहा है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो भी प्राप्त हो रहा है इसका, ठीक। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो मैंने ऊपर ऊपर बता दिया है उतना काफी है। अब देखो अगला आर्टिकल है, पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है, और इसके अंदर जीआई टैग है और उसके अलग अलग ब्रांड है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। आपको क्या रखना है याद? ये तो इसके द पावर ऑफ जीआई, मतलब इसके यूजेस क्या है आपको सबको पता है, कि मतलब बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर देगा, जीआई टैग होगा। और उसके अलावा जैसे मतलब जो लोकल जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको बाजार मार्केट के अंदर जो उनके प्रोडक्ट हैं वो बेचने के अंदर सहयोग मिलेगा। फिर उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम करेगा। फिर क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट करेगा। फिर एम्पावर्स लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करेगा। उसके बाद में प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको भी ना ये प्रिजर्व करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा पारंपरिक जो तरीके से। अब देखो ग्रोथ है, जीआई है, तो वो क्या है कि पहले 365 जो लोग थे वही इसके अंदर ना ऑथराइज्ड यूजर थे, अब 29,000 के समथिंग हो चुके हैं। कितने सालों में? पिछले 10 सालों के अंदर। अब कुछ आइकन्स हैं इंडिया के जो जीआई लैंडस्केप हैं, कुछ अच्छे आइकन्स हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी है, बासमती राइस है, बनारसी साड़ी है, लखनऊ चिकनकारी है, फिर पश्मीना शॉल हो गए, ये जम्मू कश्मीर का है। इनको थोड़ा सा आपको, ये इजी इजी वाले हैं, ये तो आपको पता ही है, मकराना मार्बल हो गया, राजस्थान का हो गया। अब देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा जीआई रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले हैं, उसके बाद में तमिलनाडु है और उसके बाद में महाराष्ट्र है। ये 3 पॉइंट है, ठीक। अब देखो कि कुछ इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जीआई प्रोडक्ट वगैरह, तो उनके लिए कुछ बता रखा है। जैसे नंजगुड़, रसबेली बनाना, मैसूर बेटल लीव्स और इंडी लैम, ये सब है ना कर्नाटक के हैं। एक जोहा राइस है, ये असम का है। फिर सलेम सागो है, ये तमिलनाडु का है। और तेजपुर लीची है, ये असम की है। ये थोड़े से आपको नए हैं, जो 2026 के अंदर थोड़े न्यूज में रहे हैं, वो बता रखे हैं इसके अंदर, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली 2 चीजें, इनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। अब थोड़ा जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से हम देख लेते हैं। देखो इंडिया के अंदर 20 से 30% तक है ना, यदि आप जीआई टैग वगैरह देते हो तो जीआई टैग से क्या फायदा होगा कि 20 से 30% तक इनका निर्यात वगैरह बढ़ सकता है, ठीक है। व्यवसायीकरण हो सकता है, इसका आय बढ़ेगी कारीगरों की इससे। फिर उसके बाद में देखो कानूनी ढांचा वगैरह क्या है कि पेरिस कन्वेंशन है, इसके तहत हो गया। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ट्रिप्स है समझौता, उसके तहत हो गया। और भारत सरकार है वो क्या है कि जीआई एक टैग वाले के लिए एक अधिनियम बनाया हुआ है 1999 का, जिसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, ठीक है। फिर उसके बाद में जीआई की रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? ये होती है चेन्नई के अंदर, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। चेन्नई के अंदर इसकी रजिस्ट्री होती है और जीआई टैग 10 साल तक वैलिड होता है, हमेशा 10 साल के बाद में इसको रिन्यू वगैरह करवाना पड़ता है। अब उसके बाद में जो जीआई टोटल टैग है वो 800 से ज्यादा है। पहला कौन सा था? दार्जिलिंग टी है, वो पहला जीआई टैग था इंडिया के अंदर। और यूपी के अंदर सबसे ज्यादा, ये हम बात कर चुके हैं। हस्तशिल्प के अंदर सबसे ज्यादा है इसके अंदर। फिर उसके बाद में कृषि उत्पाद वाले जीआई टैग हैं। हस्तशिल्प मतलब चिकनकारी वगैरह, बनारसी साड़ी वगैरह, ये सारी चीजें हस्तशिल्प के अंदर आ जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है वो हस्तशिल्प के ही है,
जीआई टैग वाले प्राप्त करने वाले। अब देखो सरकार क्या क्या कर रही है। एक तो यूनिटी मॉल है, आपको पता है कि 5,000 करोड़ के आवंटन से ना ऐसे मॉल वगैरह ये बनाए जा रहे हैं। यूनिटी मॉल बहुत न्यूज़ के अंदर रहे थे। उसके बाद में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो रेलवे है तो उसके साथ में रेलवे स्टेशनों पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत पे है ना इनको जीआई टैग वाले जो प्रोडक्ट है उनको बेचा जाता है। फिर उसके बाद में जीआई ट्रेल है, जो पर्यटन वाले क्लस्टर वगैरह हैं तो उनके लिए है, जैसे पंचमपोली, इकत गांव, मुगा सिल्क, ये सब हो गए, ठीक है, इनको ट्रेल वगैरह करके। अब वित्तीय सहायता वगैरह जैसे अभिनव योजना हो गई, एनएसडीपी हो गई, फिर एनएसडीपी और विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय, इनके द्वारा क्या है कि कानूनी खर्च पंजीकरण वगैरह ये वित्तीय सहायता वगैरह दी जाती है। फ्री के अंदर ये पंजीकरण वगैरह आप करवा सकते हो, इसके लिए होता है ये। फिर एपेडा है, तो अपेडा के तहत निर्यात के अभियान वगैरह अलग अलग चल रहे हैं। वो हमने अपेडा के तहत 2026 के अंदर कौन कौन से निर्यात किए गए हैं उनके बारे में बता रखा है। और देखो इसके अंदर ये भी बता रखा है कि सागो कनाडा, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यदि क्वेश्चन बनाना है तो वो यहाँ से बनाएगा और डायरेक्टली ये लाइन उठाएगा कि सागो कनाडा भेजा जा रहा है, कहाँ का है वो भी पूछ सकता है, और कहाँ भेजा जा रहा है वो भी पूछ सकता है। मतलब इतना तो नहीं जाना चाहिए। यदि मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऐसे मानो कि मतलब इसको आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है तब जाएगा ये। जोहा चावल है, यूके इटली, यहाँ भेजा जा रहा है। तेजपुर लीची है दुबई के अंदर। और जीआई उत्पाद है, ये क्या है न्यूज के अंदर हमेशा बने रहते हैं। हम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही देखते हैं। सागो को हमने देखा था, जोहा को हमने देखा था, लेकिन इनको नहीं देख पाए थे, ठीक है। अब देखो अगला है, अब देखो इसमें जीआई प्रमाणन वगैरह है तो मुक्त व्यापार समझौता है, तो इंडिया ओमान के बाद पास में हो रहा है। कर्नाटक से क्या है कि इंडी लाइम है, ये नींबू है, तो इसका निर्यात किया जा रहा है, ये भी हमने देख लिया था वैसे तो। अब क्या है कि हेरिटेज इकोनॉमी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे मतलब हम परंपरागत तरीके से जीआई कोई ज्योग्राफिकल इंडेक्शन है, जैसे मतलब आपको दिमाग में क्या आता है कि जैसे आपको नमकीन वगैरह सुनना होता है तो उस टाइम पे सीधा सीधा ऐसा आता है कि बीकानेरी भुजिया है, यही आता है। फिर उसके बाद में भी जैसे टी है तो दार्जिलिंग की फेमस है, चाय है तो राइस है तो बासमती के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम करता है। अब देखो अगला आर्टिकल है, एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल है, ठीक है, इसके बारे में हम कर चुके हैं पहले। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये क्या है कि भारत नाम से एक ब्रांड है और उसके आधार पे अलग अलग जो उर्वरक वाली जो कंपनियां हैं तो वो अपने अपने नाम से नहीं बेचेंगी। अब एक एक ही ब्रांड होगा, ये भारत नाम का है और यही होगा। फिर उसके बाद देखो इसका नाम है भारतीय जन उर्वरक परियोजना, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी तो इसके अंदर बीच में आ गया है। तो भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, तो देखो भारत ब्रांड है, इसके तहत भेजे जाएंगे। इसके उद्देश्य वगैरह और वो सब सेम ही है। एक थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाल दिया था और फिर मेरे को लगा कि हमने तो कर रखा है, याद आ गया मेरे मुझे। तो डिजिटल ट्रैकिंग है, ये होती है इसके अंदर, ये सब है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो हम कर चुके हैं इसको। अब देखो समुद्री नाविक है तो उनको प्राथमिकता देने के लिए सी फेरर फर्स्ट इनिशिएटिव है, ये शुरू किया गया है। कि जैसे आपको पता है कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया के जो मर्चेंट नेवी वगैरह के अंदर जो जाने वाले लोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। शायद पहला फिलीपींस था और दूसरे इंडियन ही थे, ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले। अब देखो इसके अंदर क्या है कि एक समुद्री नाविक है, जैसे ईरान के अंदर युद्ध वगैरह ये अभी चल रहा है, तो मतलब हॉर्मुज वगैरह यहाँ पे बहुत सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्री नाविक है ये फंस नहीं जाए, उनकी जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भी रहे, तो उनको प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की है। और इसमें क्या है कि जो ईरान है, हॉर्मुज है, यहाँ पे तो सुरक्षा के लिए नाविक प्रथम लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब तैनाती भी प्रतिबंध है कि यहाँ पे शिपिंग वगैरह वगैरह वाली जो भर्ती कंपनियां हैं तो उनको तैनाती नहीं करेंगे। और तैनाती कर भी रहे हो आप तो उनकी सहमति से ड्यूटी लोगे, कि ये मेरी सहमति है मैं जाना चाहता हूँ, आपको कंपलसरी नहीं करेंगे वहां पे जाने के लिए, ठीक है। फिर अच्छा ऊपर आ गया क्या ये? हाँ, फिर अनिवार्य सुरक्षा अभ्यास है कि मतलब मानव रहित ड्रोन वगैरह है तो उनके लिए पहले वहां पे जा रहे हो तो आपको सुरक्षा अभ्यास वगैरह पहले करवाना होगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी। फिर उसके लिए देखो ट्रैकिंग और निगरानी तंत्र है कि ई नाविक पोर्टल है, वहां से उनकी ट्रैकिंग वगैरह आप कर सकते हो, समुद्री दुर्घटना पोर्टल वगैरह। फिर 24 घंटे उनकी निगरानी करनी है, खाड़ी क्षेत्र से निकल रहे हैं तो उनकी निगरानी वगैरह की जाएगी। अब देखो यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके साथ में कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो नाविक कल्याण कोष है, तो वहां से इनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है तत्काल, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था पर फिर भी है ना, लास्ट वाले हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं उसी तरीके से इनको डालता हूँ लास्ट में। देखो सहकारिता आधारित जैविक खेती है अगला, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्कीम दे रखी है। पहली बात तो है PKVY, PKVY, ये क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना है। और दूसरा है MOVCDNER, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा दे रखा है, वो मुझे लगा कि इन्होंने दे रखा है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी तो इतना ज़्यादा तो नहीं है। देखो PKVY है, इसके अधीन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है कि 3 साल तक के लिए 31,000 रुपये है ना प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाती है, ठीक है। और इसमें से 15,000 रुपये हेक्टेयर है
उसकी सहायता है वो किसान के डीबीटी के थ्रू किसान के खाते के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, प्रधानमंत्री ये क्या है, परंपरागत है क्या, सॉरी, परंपरागत कृषि विकास योजना है, तो उसके बारे में है। फिर उसके बाद में एमओवी सी डी ने आ रहा है, ये इसका है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो उसके लिए क्या है कि 3 साल के लिए इसके अंदर है, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, पर हेक्टेयर ज़्यादा है। और उसके बाद में वही है 32,000 तो इसके अंदर सहायता वगैरह इस तरीके से दी जाती है, इसके अंदर से ही दिया जाता है। ठीक है, कि योजना के अधीन सहायता में से है ना इतने हेक्टेयर ऑन फार्म या ऑफ फार्म यदि आप काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो डायरेक्टली इतने दिए जाते हैं, और 15,000 रुपए हैं ये डीबीटी के थ्रू मिलते हैं। तो डीबीटी के थ्रू तो सेम ही है, थोड़ा सा ये फैक्चुअल है तो आप देख लेना यदि आप चाहो तो। अब देखो ये इंग्लिश के अंदर है। अब देखो सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम वगैरह चलाई है वो मेरे को एक थोड़ा सा लगा तो उसको मैंने डाल दिया, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है, परंपरागत कृषि विकास योजना है। ये सॉइल की जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब सॉइल की हेल्थ है उसको बढ़ावा देने के लिए ये परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से ये हमने स्कीम को पढ़ी चुके हैं कि जैविक खेती होगी तो आपको पता ही है कि मृदा तो सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद में कीट और खरपतवार प्रबंधन के लिए भी है, जैसे एकीकृत कीट प्रबंधन हो गया, फिर उसके बाद में एकीकृत खरपतवार प्रबंधन हो गया। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये दो दो 5-6 स्कीम है, ये आप देख सकते हो, बाकी ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ठीक है, अब देखो ये वाला आर्टिकल है, ये जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट है स्कीम है, उसके बारे में है। देखो एमएसएमई मंत्रालय उसके अंदर ये आती है स्कीम। और ये देखो पहले बात तो है न्यूज के अंदर क्यों है कि कोई भी जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, जेड ई डी है, सॉरी, जेड ई डी है, मतलब कोई एमएसएमई है तो कोई डिफेक्टेड पीस ना बनाए और पर्यावरण को भी नुकसान ना करे, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लेके आई थी सरकार। और यदि कोई एमएसएमई है वो पूरी तरीके से जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट है और महिलाएं संचालित कर रही हैं, तो उसके लिए अभी 100% सरकार कह रही है कि हम सब्सिडी देंगे। ठीक है, 100% सब्सिडी देंगे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के तहत महिलाओं को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि न्यूज़ है, ऊपर वाली आर्टिकल है वो तो रह गया है, और ये नीचे वाला है वही है इसके अंदर, जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होने वाला है इससे। तो देखो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्यावरण के न्यूनतम हानि वगैरह ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर 3 प्रमाणन वगैरह दिए जाते हैं कि मतलब कितना इफेक्ट और डिफेक्ट है, उसके लिए ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, इस स्तर के उनको प्रमाणन वगैरह दिए जाते हैं। और 75%, देखो एमएसएमई परीक्षण प्रणाली वगैरह आप उत्पादन वगैरह कितना कर रहे हो तो उसका 75% है, या अधिकतम उसके 50,000 रुपए, इतने तो उसको परामर्श सहायता के इतने तो उनको रुपए दे दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी प्रमाणन वगैरह के इनके जितने भी पैसे लग रहे हैं तो उनको 50,000 रुपए तक का इतना दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में उनको परामर्श वगैरह या मार्गदर्शन के लिए भी है ना 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जीरो इफेक्ट समाधान प्रदूषण नियंत्रण, ये यदि कोई अच्छे अच्छे उपाय कर रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए इनके लिए, तो उनके लिए भी वो 3 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता कर रहा है वो लाभ उठा सकते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट है। ये क्या है कि इनकी जो पृष्ठभूमियां होती है ना उसी से ही क्वेश्चन आता है। मैंने क्या है पहले तो ये पृष्ठभूमि थी, मेरे को लगा कि इस स्कीम के बारे में सिर्फ आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में न्यूज़ देखी तो उसके अंदर भी है ना महिलाएं थी, उनको 100% सब्सिडी की बात कर रखी थी, तो वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो ये लास्ट आर्टिकल है, और ये है इसके अंदर समर्थ केंद्र है, ये समर्थ केंद्र है, इनकी स्थापना के बारे में है। तो ये क्या है कि इसके अंदर क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 है उसकी स्थापना के लिए और उनके लिए कौशल विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण वगैरह इस सब के देने के लिए ये समर्थ केंद्र वगैरह ये स्थापित किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, समर्थ केंद्र है ये इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आपको पता है कि जो मशीन लर्निंग वगैरह और ये जो जो नई नई रोबोटिक्स वगैरह जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो 4.0 के अंदर आते हैं, ये आप सब जानते हो। मतलब इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 की तरफ हम चल रहे हैं। और इसमें क्या है कि समर्थ केंद्र है वो जो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर जो कुशल कामगार वगैरह उनको बनाने के लिए ये समर्थ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, कल वालों के आंसर मैं साथ में ही बताऊंगा, आज मैं भूल गया कि मैं याद नहीं रहा कि मेरे को देखना भी है, तो आप देख लेना इसको, मैं साथ में बता दूंगा कल। और ये दूसरा क्वेश्चन है बात लेपर्ड के लिए, ये है मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, आज सेशन यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।